हेलो बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक दल पढ़ाने वाला हूं। आज हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया के अधिकांश देश लोकतांत्रिक प्रणाली को पालन करते हैं। लोकतंत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसका नाम है राजनीतिक दल। बिना राजनीतिक दल के लोकतंत्र को सफल बनाना असंभव सा है। तो हम देखते हैं कि लोकतंत्र में इस राजनीतिक दल का क्या अर्थ है और इसके अन्य कार्य क्या हैं, तत्व क्या हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। राजनीतिक दल को इंग्लिश में कहेंगे पॉलिटिकल पार्टी। तो राजनीतिक दल का सबसे पहले हम क्या जान लेंगे? अर्थ जान लेंगे। क्या जानेंगे? अर्थ। तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? तो बच्चों, जब कोई विशेष लोग इस उद्देश्य से कि चुनाव लड़ेंगे, सत्ता हासिल करेंगे, एक दूसरे से संगठित होते हैं, तो उस संगठन को ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। और आसान भाषाओं में समझते हैं कि जब कुछ लोग आपस में इस प्रकार संगठित होते हैं, इस उद्देश्य से संगठित होते हैं कि उनका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, सरकार बनाना होता है, सत्ता प्राप्त करनी होती है, तो उस संगठन को ही, उस समूह को ही हम कहते हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल का आप अर्थ समझ गए होंगे। कुछ लोग द्वारा, कितने लोग? पूरी देश के लोग नहीं, ऐसा नहीं इस देश के सारे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं? आपस में मिल जाते हैं, यानी आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं। आपस में मिलकर क्या करते हैं? एक संगठन बनाते हैं। अब कोई संगठन बना है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए बना होगा। किस उद्देश्य के लिए बना है? चुनाव लड़ने के लिए। क्या करने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव भी किसी कारण होता है, क्या करने के लिए होता है? सत्ता प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? सत्ता प्राप्त करने के लिए, या इसको हम कह सकते हैं सरकार बनाने के लिए। क्या करने के लिए? सरकार बनाने के लिए। अब इन तीनों शब्दों को, चारों शब्दों को हम आपस में जोड़ देंगे, हम जान लेंगे कि राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। तो हम मिला लेते हैं। क्या मिलेगा? कुछ लोग होते हैं आपस में मिलकर, यानी आपस में मिल जाते हैं, क्या बनाते हैं? एक संगठन बनाते हैं। एक संगठन बनाते हैं, उसका मकसद क्या होता है? चुनाव लड़ना होता है। चुनाव क्यों लड़ना होता है? सत्ता प्राप्त करनी होती है। सत्ता प्राप्त करने से क्या तात्पर्य है? सरकार बनानी होती है। तो अब हम अगर देखें, इसको हम एक में मिला लें, एक वाक्य में पिरोएं, तो हम कहेंगे कि जब कुछ लोग आपस में मिलकर एक संगठन बनाते हैं जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना होता है, सत्ता को प्राप्त करना होता है, सरकार बनाना होता है, तो उस समूह को, उस संगठन को ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। इसके अलावा अब हम कुछ परिभाषाओं की बात करें। परिभाषाएं, अब देखें बच्चों, बहुत अभी चूंकि आप हाई स्कूल के बच्चे हैं और ये वीडियो सिर्फ हाई स्कूल के ही बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसमें परिभाषाओं का बहुत बड़ा कोई योगदान नहीं है, क्योंकि ये आने वाली अगली कक्षाओं में इस तरह की बातें रखी जाती हैं। इसमें अभी हम केवल जानेंगे कि अर्थ क्या है और उसके अन्य जो ऑप्शन है, उस अन्य जो बिंदु है उस पर टिप्पणी करेंगे। परिभाषाओं में आप अर्थ को ही लिख सकते हैं कि जब कुछ लोग आपस में मिलते हैं और संगठन बनाते हैं इस उद्देश्य से कि उनको सरकार बनाना है, चुनाव लड़ना है, नीतियां बनानी है, तो उनको हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो वही चीजें परिभाषाओं में भी शामिल हो जाएगी। अब हम देखेंगे बच्चों कि राजनीतिक दल के लिए आवश्यक तत्व क्या है। आवश्यक तत्व से तात्पर्य यह है कि राजनीतिक दल बनने के लिए या बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी संगठन, कोई भी समूह बनाना है तो उसके पीछे कोई ना कोई आवश्यक तत्व होता है। कुछ ऐसी चीजें होती है बिना उसकी उपस्थिति के वो संगठन, वो समूह बनाया नहीं जा सकता। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से तत्व हैं जिनके आधार पर किसी राजनीतिक दल का निर्माण होता है या किसी राजनीतिक दल की स्थापना होती है। तो हम यहाँ देखेंगे राजनीतिक दल के आवश्यक तत्व से तात्पर्य आवश्यक शर्तें, क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। तो सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं
मैंने यहाँ ये सारे टॉपिक इसलिए नोट कर दिए कि मेरा समय बचेगा, एक एक को मैं लिखूंगा, एक एक को डिफाइन करूंगा तो काफी वक्त लगेगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको यहाँ जो है नोट डाउन कर दिया है। तो यहाँ मैं देखूंगा, एक एक करके बताना चाह रहा हूँ आपको। एक निश्चित सिद्धांत, राजनीतिक दल की जो सबसे पहली शर्त है वह यह है कि उस राजनीतिक दल को बनाने के पीछे कोई ना कोई एक निश्चित सिद्धांत होना चाहिए। क्यों बना रहे हैं इस राजनीतिक दल को, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं, भविष्य में आप लोगों के लिए क्या करेंगे, किस तरह का आप नीतियों का निर्माण करेंगे, किस तरह से आप देश की सेवा करेंगे, यह सारी चीजें एक निश्चित सिद्धांत के रूप में राजनीतिक दल बनाने के पहले होना चाहिए। तभी तो हम बता पाएंगे कि हमारा राजनीतिक दल या हमारा दल ये काम करेगा, वो काम करेगा। इसको हम कहते हैं मैनिफेस्टो। आप देखते होंगे बच्चों कि जब भी कभी चुनाव आता है तो चुनाव से पूर्व प्रत्येक राजनीतिक दल अपने अपनी मैनिफेस्टो जारी करता है, जिसको लोग घोषणा पत्र या वादा पत्र भी कहते हैं कि क्या क्या वादा की है। आपने सुना होगा कांग्रेस ने कहा कि मैं जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा, भाजपा ने कहा कि मैं ये जीतूंगा तो मैं ये कर दूंगा, तो इसको मैनिफेस्टो बोलते हैं। तो वो बहुत जरूरी है। कोई राजनीतिक दल अगर स्थापित करना है, अगर उसका निर्माण करना है, तो उसके पीछे यह जानना जरूरी है कि उसके निश्चित सिद्धांत कौन कौन से हैं, किन सिद्धांतों पर वह काम करेगा और क्या लोगों के हित के काम करेगा, तो उसको हम कहेंगे एक निश्चित सिद्धांत। तो राजनीतिक दल को ये सबसे पहले ये जरूरी है कि उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, निश्चित सिद्धांत होना चाहिए, जिस आधार पर वह राजनीतिक दल अपने कार्य जारी रखेगा। अगला देखिए संगठन। तो आप जानते ही हैं बच्चों, राजनीतिक दल ऑलरेडी एक संगठन ही है। संगठन ये है कि कई लोगों का उसमें एक दूसरे के साथ जुड़ाव होना चाहिए, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। जब तक एक दूसरे के साथ संबंध नहीं होगा तब तक किसी राजनीतिक दल की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो दूसरा जो राजनीतिक दल का जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है संगठन। संगठन होना सबका जरूरी है। जब तक संगठित नहीं होंगे कोई सिद्धांत, कोई मैनिफेस्टो, कोई काम नहीं करेगा। तो दूसरा आवश्यक तत्व क्या है? संगठन। नंबर तीसरा आप देख सकते हैं एक निश्चित कार्यप्रणाली। अब कोई भी एक राजनीतिक दल है, उस राजनीतिक दल में कई तरह के लोग, कई लोग काम करते हैं, तो सभी के काम करने का एक निश्चित कार्यप्रणाली होता है। अगर कोई निश्चित कार्यप्रणाली न हो तो आप बच्चे खुद समझें कि कोई कुछ और काम करेगा, कोई कुछ और काम करेगा, दोनों का आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, जिससे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो किसी राजनीतिक दल को निर्माण करने के लिए, बनाने के लिए या उसको लागू करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए एक निश्चित कार्यप्रणाली का होना अति आवश्यक है, जिसके आधार पर कोई कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा, उस कार्य को किया जाएगा। तो तीसरा जो राजनीतिक दल का आवश्यकता था वो है एक निश्चित कार्यप्रणाली। कोई ना कोई निश्चित कार्यप्रणाली होनी चाहिए, जिस कार्यप्रणाली के आधार पर सारे काम उस राजनीतिक दल के होते रहेंगे। और अगला देख लीजिए नंबर 4 है परस्पर सहयोग एवं अनुशासन। आप देख लीजिए 4, 5, 10, 20, 100, 50, 150 कई सारे लोग हैं उस राजनीतिक दल में, उसके सदस्य हैं। अब एक दूसरे से अगर संपर्क न हो सबका, तो आप बताएं कोई राजनीतिक दल सफल होगा? नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए? परस्पर सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी राजनीतिक दल अपने काम में सफल हो पाएगा। तो राजनीतिक दल के लिए आवश्यकता तो क्या है? परस्पर सहयोग, आपस में सबका एक दूसरे के साथ सहयोग। आप भी जिंदगी में देखते होंगे कोई भी दल होता होगा, वो दल आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं, एक दूसरे का सपोर्टिव होते हैं, एक दूसरे की बातों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इसी में मैंने अगला दिया है अनुशासन। अनुशासन बहुत ही जरूरी है। अगर राजनीतिक दल है उसमें अनुशासन नहीं है तो फिर कोई अपने कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। तो सहयोग भी होना चाहिए और हर तरह से अनुशासित होना चाहिए। उसके जो भी सदस्य होंगे, जो उसकी कार्यप्रणालियां होंगी, उसके जो मैनिफेस्टो होंगे, वो सारी चीजें जब तक एक अनुशासन में नहीं रखी जाएंगी वो तब तक सफल नहीं होंगी। और अगला देख लेते हैं हम 5वां, शासन पर अधिकार की इच्छा। राजनीतिक दल क्यों बनाया गया? मैंने बताया उसके अर्थ में। राजनीतिक दल बनाने का उद्देश्य चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना किस लिए? सरकार का निर्माण करना, देश पर शासन करना। तो शासन करना क्या लिखा है? शासन पर अधिकार करने की इच्छा। जब भी कोई राजनीतिक दल स्थापित करता है तो उसका क्या उद्देश्य होता है कि हम भी इस देश पर राज करेंगे, शासन सत्ता हासिल करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो जिस
एक राजनीतिक दल की बात होती है तो उस राजनीतिक दल के सभी लोग आपस में संगठित होकर उनकी क्या इच्छा होती है? क्या होती है? शासन पर अधिकार करने की इच्छा होती है। सबकी इच्छा क्या होती है? शासन पर अधिकार करना, सत्ता को प्राप्त करना। तो इस तरह से जो राजनीतिक दल के एक आवश्यक तत्व है, उनमें एक आवश्यक तत्व ये भी है कि मन में इच्छा होनी चाहिए। क्या इच्छा होनी चाहिए? कि हम सरकार बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे और देश पर हम शासन भी करेंगे। अगला देखिए, संवैधानिक तरीकों में विश्वास। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, संवैधानिक तरीकों में विश्वास। अब शासन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक नियम के दायरे पर होना चाहिए। आपने ऊपर देखा एक निश्चित कार्यप्रणाली, और वो निश्चित कार्यप्रणाली कैसी होगी? संवैधानिक होगी, वैधानिक होगी, असंवैधानिक नहीं हो सकती। उसके लिए जो कोई भी मैनिफेस्टो बनाया जाएगा, उस राजनीतिक दल को जिस कार्य प्रणाली पर रखा जाएगा, उस सब का जो आधार होगा वो संवैधानिक तरीका पर होगा। संवैधानिक तरीका किसको कहते हैं? मैं आपको बता दे रहा हूं, संवैधानिक तरीका किसको कहते हैं? जब कोई कार्य संविधान के नियमों के अनुसार किया जाए। नियम, जो भी देश का नियम है, जिस नियम के आधार पर इस देश को संचालित किया जाता है, उस नियमों के आधार पर जो कार्य किए जाते हैं उसको हम संवैधानिक तरीका कहते हैं। तो प्रत्येक राजनीतिक दल का आवश्यक क्या है? सारे तत्वों में से एक तत्व है कि उनका जो विश्वास है वो संवैधानिक तरीकों में होना चाहिए और संवैधानिक तरीकों में नहीं होना चाहिए। अगला देख लीजिए, लोक कल्याणकारी कार्य की भावना। अब कोई राजनीतिक दल है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं सिर्फ लोक कल्याणकारी कार्य को ही करूंगा, कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे लोगों का कल्याण को कोई दिक्कत हो, लोगों के हित में न हो। तो इस तरह से हम देखेंगे कि राजनीतिक दल का एक आवश्यक तत्व यह भी है कि उसके सारे कार्य किससे प्रभावित होंगे? लोक कल्याणकारी कार्य से। क्या उसका मकसद होगा? कोई भी कार्य करूं जिसका उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। तो ये सातवां एक तत्व है राजनीतिक दल के, जिसका उद्देश्य होता है, जिसका एक तत्व है कि लोक कल्याणकारी की भावना। सभी प्रकार के राजनीतिक दलों में ये अनिवार्य रूप से होना चाहिए कि वह उसका उद्देश्य लोक कल्याणकारी कार्य का हो। अगला देख लीजिए, राष्ट्रीयता की भावना। अब देखें बच्चों, ये कॉमन सी चीज है, जब आप इतना चीजें पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रीयता की भावना होना तो अनिवार्य है। राजनीतिक दल में क्या होना चाहिए? राजनीतिक दल में राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए। राष्ट्रीयता ही नहीं होगी तो फिर आप इस देश के राजनीतिक दल कैसे हो सकते हैं? और यहाँ आपने अभी देखा कि संवैधानिक तरीका, तो संवैधानिक तरीका तभी होगा जब राष्ट्रीयता होगी, और राष्ट्रीयता होगी तो जाहिर सी बात है संवैधानिक तरीका भी होगा। तो राष्ट्रीयता की भावना होना चाहिए। हमारा देश, हमारे लोग, हमारी जनता, हमारे राष्ट्रीय स्मारक, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह, इन सभी का सम्मान होना चाहिए। इन सभी के, और हमारे देश की जो एकता है, जो अखंडता है, जो अक्षुण्णता है, उसको बनाए रखना होगा। इस तरह से राष्ट्रीयता की भावना भी प्रत्येक राजनीतिक दल के आवश्यक तत्वों में शामिल है। और भी बहुत सारे उसमें हैं, लेकिन मैं एक एक को बताऊंगा तो काफी वक्त लगेगा। इसमें मैंने आपको बताया 8 आवश्यक तत्व बताया। इन 8 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक निश्चित सिद्धांत, जिसको मैनिफेस्टो भी बोलते हैं, संगठन, एक निश्चित कार्य प्रणाली, परस्पर सहयोग, अनुशासन, शासन पर अधिकार की इच्छा, संवैधानिक तरीकों में विश्वास, लोक कल्याणकारी भावनाएं और राष्ट्रीयता की भावनाएं। ये सारे आवश्यक तत्व हैं किसी भी राजनीतिक दल को बनाने के लिए। तो हम देख लेते हैं आप राजनीतिक दल के कार्य। राजनीतिक दल के कार्य क्या है? तो बच्चों आपको मैं बता दूं कि लोकतंत्र में सरकार बनाम राजनीतिक दल में एक ही चीज होती है। अगर हम बात करें कि सरकार की, तो सरकार वही चीज होती है जिसको हम कहेंगे राजनीतिक दल। सरकार और राजनीतिक दल में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंट नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल होती है वही सरकार बनाती है, और सरकार कोई ना कोई राजनीतिक दल ही बनाती है। तो जो सरकार का कार्य है वो राजनीतिक दल का भी कार्य है, कुछ मामलों में छोड़ करके। जैसे कि जो विपक्ष के दल होते हैं उनके कार्य अलग होते हैं, जो सरकार के राजनीतिक दल में होते हैं वो उनके कार्य अलग होते हैं। तो लेकिन लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दल के कार्य सरकार के ही कार्य माने जाते हैं। तो हम देख लेते हैं सरकार, राजनीतिक दल के कौन कौन से कार्य हैं। वैसे तो राजनीतिक दल के बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो प्रमुख हैं, जो आपके हाई स्कूल के सिलेबस के अनुसार है, मैंने 7-8 इसमें लिखा हुआ है। एक एक करके मैं आपको इसको समझाने जा रहा हूं। देखें, सबसे पहला जो कार्य है, जो मेन कार्य है, जो मेन उद्देश्य है राजनीतिक दल का, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, वह चुनाव लड़ना।
क्या, चुनाव लड़ना। आप देखिए ना, कोई राजनीतिक पार्टी क्यों बनेगी, जाहिर सी बात है, किस लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो ये तो बड़ा सीधा सीधा सा काम है, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूं कि राजनीतिक दल का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है वह है चुनाव लड़ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा क्या है, नीति निर्माण एवं कानून बनाना। नीति निर्माण करना, नीति माने भी नियम होता है, कानून होता है, उसी को हम कहते हैं कानून बनाना। मैंने अभी बताया कि जो राजनीतिक दल का कार्य है वही सरकार का काम है। अगर आज प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार में है, तो राजनीतिक दल का काम, अगर कोई काम होता है तो कह रहे लोग कि भाजपा कर रही है या सरकार कर रही है, बात एक ही पड़ती है। तो सरकार का काम या राजनीतिक दल का काम, तो कोई भी कानून अगर बन रहा है, कोई भी नियम बन रहा है, तो वह सरकार का भी काम है, वही राजनीतिक दल का भी काम है। तो कानून बनाना, देश में कानून कौन बनाता है, जिसकी सरकार होती है, यानी राजनीतिक दल। तो वो राजनीतिक दल ही देश में सभी प्रकार के कानून का निर्माण करती है। तो दूसरा आपने देख लिया, नीति निर्माण करना या कानून बनाना। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा प्रमुख कार्य क्या है, जनमत संग्रह करना। राजनीतिक दल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यों में से कार्य है जनमत संग्रह करना। जनमत संग्रह क्या होता है कि लोक कल्याणकारी कार्य क्या है, कौन से कार्य लोगों के कल्याण में है, कौन सा कार्य लोगों के अहित में है, यह पता करने का काम, ये इस तरह की सूचना इकट्ठा करने का काम, संग्रह करने का काम राजनीतिक दल करता है। भारत के प्रत्येक कोने कोने में राजनीतिक दल फैला हुआ है और उसकी संगठन है, और वो लोग ये प्रयास करते हैं, वो बताने का काम करते हैं कि लोगों की, जनता की आवश्यकता क्या है, उनके डिमांड्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, ये सारी चीजें बताने का काम सरकार को कौन करता है, राजनीतिक दल करते हैं। अच्छा, इसमें दोनों तरह का, राजनीतिक दल जो सत्ता में है और राजनीतिक दल जो सत्ता में नहीं है, वह दोनों, यानी जितने भी राजनीतिक दल है वो सभी के सभी जनमत संग्रह करने का काम करते हैं। एक बार और मैं बता दूं कि जनमत संग्रह होता क्या है। जनमत संग्रह का मतलब लोगों के विचार को जानना, किस विषय पर किस तरह का लोगों का विचार है, या समाज में किस तरह की परेशानियां हैं, किस तरह की जरूरतें हैं, लोग कहाँ परेशान हैं, लोग कहाँ खुशहाल हैं, उनकी आवश्यकता कहाँ है, कौन मजलूम है, कौन मजबूर है, मजदूरों की परिस्थितियां कैसी हैं, देश में अर्थव्यवस्था कैसी है, ये बहुत सारी लोगों के राय जानने के लिए राजनीतिक दल बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, और वो लोगों के बीच में जा करके उनसे उनकी राय लेता है, जिनको हम कहते हैं जनमत संग्रह करना। नेक्स्ट देखते हैं, सरकार बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। अभी मैंने आपको बताया, आपको चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना किस लिए, सरकार बनाने के लिए। तो सरकार बनाती है, राजनीतिक दल क्या करती है, सरकार बनाती है, और सरकार बना करके उसको चलाती है एक निश्चित अवधि तक, जब तक दोबारा चुनाव न हो, वह राजनीतिक दल सरकार बनाती है, और उसको जब तक उसका एक टाइम है, हमारे भारत देश में 5 वर्षों का समय है, वो 5 वर्षों तक लगातार अपने कार्य को जारी रखता है। अगला देख लीजिए, 5वां, कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजना बनाना। सरकार तो बन गई, राजनीतिक दल ने सरकार बना लिया, चुनाव लड़ लिया, अब उसका कार्य क्या है, ऐसे कार्य करना जो लोक कल्याणकारी हो। लोक कल्याणकारी को कहेंगे लोगों के कल्याण के लिए हो। तो सरकार, या जिसको हम राजनीतिक दल भी कहेंगे, राजनीतिक दल क्या काम करती है, अलग अलग कार्यक्रम बनाती है। जैसे अभी आप हमारे देश में देख सकते हैं, उज्ज्वला योजना कार्यक्रम चल रहा है, और इस तरह के बहुत सारे जो ये स्वास्थ्य विभाग का है, मनरेगा है, और इस तरह के तमाम योजनाएं संचालित हैं जिसमें लोगों का कल्याण छिपा होता है। तो जो राजनीतिक दल है वह क्या कार्य करती है, वो कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है, ऐसी योजनाएं बनाती है जिनसे लोगों का हित हो, उनका कल्याण हो। अगला कार्य देखें, विपक्षी दल की भूमिका अदा करना। राजनीतिक दल में केवल एक ही राजनीतिक दल नहीं है, कई सारे राजनीतिक दल हैं। उस राजनीतिक दल में जो बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार बनाता है, जो उसके दूसरे नंबर पे होता है वह क्या करता है, वो सरकार नहीं बनाता, लेकिन सरकार पे कंट्रोल करता है, सरकार पर अंकुश लगाता है, उनके ऊपर दबाव डालता है। तो वह क्या काम करता है, विपक्षी दल की भूमिका। कौन से दल की भूमिका, विपक्षी दल की भूमिका। एक राजनीतिक दल ऐसा होता है जो सत्ता में होता है, और एक राजनीतिक दल होता है जो सत्ता में न होते हुए भी सत्ताधारी दल पर दबाव डालता है, उनके ऊपर अंकुश लगाता है। तो राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका भी अदा करती है। 7वां आप देख लें, चुनाव में अपने उम्मीदवारों का चयन करना।
राजनीतिक दल एक होती है, पूरे देश में उसके उम्मीदवार चुनाव में खड़े रहते हैं। अब उनका चयन कौन करेगा? हम तो करेंगे नहीं, जनता करेगी नहीं। तो जो राजनीतिक दल होता है, जो उसके मुखिया होते हैं, जो उनका संगठन होता है, उसमें जो हाईकमान होता है, वह लोग मिल करके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक चुनाव में उम्मीदवारों का चयन करते हैं। तो राजनीतिक दल का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि वो देखते हैं कि कौन व्यक्ति कर्मठ है, कौन उस व्यक्ति उस कार्य को, वहां की परिस्थितियों और वहां के स्थानीय शासन को देखते हुए अपने कार्य को संचालित कर पाएगा, शुद्ध रूप से और कर्मठ भाव से अपने कार्य को करेगा। ऐसे व्यक्तियों का चुनाव वह उम्मीदवारी के रूप में करता है राजनीतिक दल। और देख लीजिए अगला है 8वां, अपनी नीतियों, सिद्धांतों, उद्देश्यों, आप उसको नीतियों भी बोल सकते हैं, अपने सिद्धांत भी बोल सकते हैं, उद्देश्य बोल सकते हैं, या तो इन सबको आप जोड़ सकते हैं कि हमारे राजनीतिक दल के क्या क्या नियम है, या हमारे राजनीतिक दल के सिद्धांत कौन कौन से हैं, या उसके हमारे उद्देश्य क्या क्या हैं। उन सबको घूम घूम करके तमाम माध्यमों से, आजकल तो तमाम मीडिया और तमाम कई तरह की मीडियाएं चल रही हैं, जो 2 तरह की मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। इन दोनों मीडियाओं के माध्यम से और घर घर घूम घूम करके, गांव गांव जा करके राजनीतिक दल अपने अपने दलों का, अपनी नीतियों का, अपने सिद्धांतों का, अपने उद्देश्यों का प्रचार प्रसार करती है और लोगों को बताती है कि हमारे राजनीतिक दल में, हमारे दल के लोग ये अच्छा काम करते हैं, वो अच्छा काम करते हैं। लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करती है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे 9वां में देख रहे हैं कि जागरूक करने का काम। क्या करने का काम? जागरूक करने का काम। लोगों को, जैसे अभी आप देख रहे हैं वर्तमान समय में क्या है, कोरोना नामक महामारी फैली हुई है ना। अब कौन जागरूक कर रहा है? हमारा जो राजनीतिक दल है, यानी हमारा जो सरकार है या हमारे अन्य राजनीतिक दल है, वह लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने अपने लोगों को, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, उन सबको जागरूक करने का कार्य और अपनी देश की जनता को जागरूक करने का कार्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्योंकि बचाव करना, किस तरह से बचाव करना है, क्या क्या करना है, कब तक करना, ये सारी चीजें राजनीतिक दल अपने क्षेत्रों में और अपने स्तर से तमाम कार्य करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा राजनीतिक दल के कार्य ये बहुत हैं। आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं बच्चा, हाई स्कूल के बच्चों के लिए ये 8 या 9 पॉइंट राजनीतिक दल के कार्य में बहुत है। आप इसको 5 या 6 भी अगर नोट कर लेते हैं और खूब अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। तो बच्चों हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक हमारा है राजनीतिक दल में राजनीतिक दलों की आवश्यकता। अब राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्या है? तो आप, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब तक राजनीतिक दल नहीं होगा, राजनीतिक दल के न होने पर कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद सरकार का निर्माण करना, सरकार निर्माण के बाद नीति निर्धारण करना, नीति निर्धारण के अलावा जनमत संग्रह करना, लोगों के कल्याणकारी कार्य करना, ये तमाम ऐसे कार्य हैं जिनको बिना राजनीतिक दल के होते हुए ये कार्य संभव नहीं है। और राजनीतिक दल के विपक्ष में भी अगर कोई नहीं है, उनके ऊपर उनका समर्थन या उनके ऊपर दबाव नहीं डालता है, तो भी अपने लोकतांत्रिक जो उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आप कह सकते हैं बच्चों कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि बिना राजनीतिक दल के कोई लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। तो बच्चों अब हम लोग अगले स्टेप पर चलते हैं, अगले बिंदु पर ध्यान देते हैं। अगला बिंदु हमारा है राजनीतिक दलीय व्यवस्था या प्रणाली। अलग अलग देशों में अलग अलग दलीय व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग राजनीतिक दलीय व्यवस्थाएं हैं। अलग अलग राजनीतिक दलीय व्यवस्थाएं कैसी हैं, हम इसको देखते हैं। तो हम राजनीतिक दलीय व्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में देख लेते हैं। नंबर 1 एक दलीय शासन व्यवस्था। एक दलीय शासन व्यवस्था नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा शासन व्यवस्था, ऐसी कंट्री जहां पर राजनीतिक दल केवल एक हो और उसी के अंतर्गत सारे चुनाव संपन्न किए जाते हो। तो ऐसा देश है चीन, जहां पर केवल एक ही दल होता है और उसी दल के अंतर्गत चुनाव का कार्य संपन्न किया जाता है। दूसरा आप देख सकते हैं, दूसरा मैंने लिखा है द्विदलीय शासन व्यवस्था। द्विदलीय शासन व्यवस्था, द्वि मतलब 2, दलीय मतलब दल, यानी ऐसा देश, ऐसी दलीय शासन व्यवस्था, ऐसा देश जिसमें केवल 2 ही दल चुनाव लड़ते हैं, 2 के अलावा तीसरा कोई दल
नहीं है। और ऐसे देश कौन कौन से हैं? एक का नाम आप देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उदाहरण है कि अमेरिका में दो दल पाए जाते हैं और इन दो दलों में चुनाव होता है। दूसरा एक और देश है जिसको आप ब्रिटेन बोलते हैं या इंग्लैंड बोलते हैं, तमाम उसके नाम है, इंग्लैंड। तो ये जो दो देश हैं, यहाँ पर द्विदल यानी दो प्रकार के ही दल पाए जाते हैं, दो प्रकार के ही दल पाए जाते हैं केवल, और वह दोनों दल ही मिलकर के चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा आप देख लिया आपने, नंबर एक दलीय शासन व्यवस्था, नंबर दो द्विदलीय व्यवस्था, यानी कि एक दलीय में केवल एक ही दल होता है, द्विदलीय में दो दल होता है। लेकिन तीसरा जो है वो है बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय यानी बहुत सारे दल जब आपस में मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो उसको हम कहेंगे बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था में जो प्रमुख उदाहरण है, जो सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, वो हमारा देश खुद है, जिसका नाम है भारत। भारत में कितने दल हैं? बहुत सारे दल हैं। दलों का नाम मैं आगे जिक्र करूंगा आपको कि कितने सारे दल हमारे देश में, कुछ क्षेत्रीय दल कितने राष्ट्रीय दल, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको जानना है कि राजनीतिक दलीय व्यवस्था या प्रणाली कितनी होती है। तो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था पूरे देश में चलती है। नंबर 1 दलीय, जहां पर केवल एक ही दल हो और उसी दल के अंतर्गत चुनाव लड़ने का कार्य होता हो, सरकार बनाने का कार्य किया जाता हो। दूसरा द्विदलीय शासन व्यवस्था है, जिसमें दो दल होते हैं और वही दो दल केवल चुनाव लड़ते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड। और नंबर तीसरा है बहुदलीय शासन व्यवस्था। बहुदलीय शासन व्यवस्था में मैंने बताया आपको कि 2 से अधिक दल उसमें होते हैं और वो चुनाव लड़ने का काम करते हैं। भारत के अलावा उसका पड़ोसी देश पाकिस्तान, यहाँ भी बहुदलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया राजनीतिक दलीय व्यवस्था। अब अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है राजनीतिक दलों का गठबंधन। राजनीतिक दलों का गठबंधन शब्द से तो प्रतीत यह होता है कि इसमें 2 से अधिक, 2 या कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक दल मिल जाते हैं। 2 या 2 से अधिक मिल जाते हैं। जब कभी 2 या 2 से अधिक दल सरकार बनाने के लिए मिल जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं दलों का गठबंधन। अब दलों का गठबंधन 2 परिस्थितियों में होता है। दलों का गठबंधन किस तरह? 2 परिस्थितियों में मैं बता रहा हूं। नंबर 1, दलों का गठबंधन किन परिस्थितियों में होता है? 2 परिस्थितियों में। नंबर 1 होता है चुनाव के पूर्व। चुनाव के पूर्व, अब ध्यान दें चुनाव के पूर्व कैसे होता है। अब कुछ दिनों के पहले की बात है, आपने देखा होगा कि पूरा देश 2 तरह का हो गया था। एक सत्ताधारी पार्टी थी और एक विपक्षी पार्टी। सभी विपक्षी पार्टियों ने आपस में मिलकर सत्ताधारी पार्टी को हराने की कोशिश की। 2 पार्टियां 2 तरह की होती हैं, एक सरकार में ऑलरेडी है और एक दूसरा है। तो सरकार को हराने के लिए जो विपक्षी पार्टी है वो आपस में संगठित हो जाती हैं। जब किसी एक राजनीतिक दल को ऐसा प्रतीत होता है कि मैं सत्ताधारी पार्टी को पराजित नहीं कर पाऊंगा या मैं बहुमत प्राप्त नहीं कर पाऊंगा, तो इस परिस्थितियों में वह चुनाव के पूर्व ही आपस में समझौता कर लेते हैं और आपस में संगठित हो जाते हैं। तो वो भी एक राजनीतिक दलों का गठबंधन कहलाता है। तो वो कब होता है? चुनाव के पहले ही हो जाता है। चुनाव के पहले हो जाता है। एक बार और क्लियर समझ लीजिए, राजनीतिक दलों का गठबंधन जब 2 या 2 से अधिक दल आपस में मिल जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, या सरकार बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं राजनीतिक दलों का गठबंधन। राजनीतिक दलों का गठबंधन कितने तरह से होता है? 2 तरीके से होता है। नंबर 1 मैंने बताया चुनाव के पूर्व। चुनाव के पूर्व कैसे? पहले ही आपस में मिल लेते हैं कि हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मिलकर सरकार बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव के बाद। चुनाव के बाद, अब चुनाव के बाद कैसे? किसी ने चुनाव लड़ा, सब लोगों को लगता था कि मैं बहुमत सरकार बना लूंगा। जो भी हमारे देश की या किसी देश की राजनीतिक पार्टियां हैं वो ये समझती हैं कि मैं अकेले अपने ही राजनीतिक बैनर तले, अपने ही पार्टी के बैनर तले मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत कर सरकार भी निर्माण करूंगा। लेकिन जब चुनाव संपन्न होता है, जब
काउंटिंग की बात आती है, जब जीतने और हारने की बात आती है, तो पता यह चलता है कि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। क्या नहीं मिला? बहुमत नहीं मिली। अब क्या करें? तो दूसरे दल को ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास 50 सीट है और बहुमत के लिए 70 सीट चाहिए, या मान लीजिए 50 बहुमत के लिए 70 है और आपके पास 60 ही है या 65 है, 60 प्लस है, आपको 70 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए, आपके पास बहुमत नहीं है, तो किसी ऐसे को जिसके पास 5 सीट होगी हम उसको ऐड कर लेंगे, अपने में मिला लेंगे और उसको मिला करके हम 70 का जो आंकड़ा है उसको प्राप्त कर लेंगे और हम सरकार का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से चुनाव के बाद भी एक राजनीतिक दलों का गठबंधन होता है। जब कोई दल, एक स्वच्छंद दल जब कभी अपने बहुमत को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सरकार का निर्माण करने के लिए या बहुमत को प्राप्त करने के लिए किसी अन्य दल को, एक या दो दलों को अपने दल में मिला लेता है, तो उसी को हम कहते हैं राजनीतिक दलों का गठबंधन। तो वो जो होता है वो चुनाव के बाद होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि राजनीतिक दलों का गठबंधन दो तरह का होता है। नंबर 1 होता है चुनाव के पहले और नंबर 2 होता है चुनाव के बाद। तो अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक दल के प्रकार। एक देश में राजनीतिक दल के कितने प्रकार होते हैं? मैं प्रमुखतः भारत को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहा हूं आपको कि राजनीतिक दलों के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों देख लीजिए, राजनीतिक दल के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है राष्ट्रीय दल, और एक होता है क्षेत्रीय दल। राष्ट्रीय दल उसे कहते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ता है, और क्षेत्रीय दल उसे कहते हैं जो किसी विशेष राज्य में, 1 या 2 राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। तो उस तरह हमने देख लिया राजनीतिक दलों के प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होता है और एक क्षेत्रीय दल होता है। तो हम एक एक करके इसका डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय दल किसको कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे राष्ट्रीय दल किसे कहते हैं। राष्ट्रीय दल को मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। राष्ट्रीय दल को क्या कहते हैं? निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दल भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ एक पॉइंट है जिसमें मैं समझाना चाहूंगा कि राष्ट्रीय दल क्या होता है। तो राष्ट्रीय दल में देखा जाए तो लगभग राज्य के जितने भी संघ हैं, जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में इस राजनीतिक दल के जो राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, सभी राज्यों में चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। यानी वहां के विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, वो सभी राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के जो दल होते हैं वो चुनाव लड़ने का कार्य करते हैं। और देखें इसके और क्या नियम है, क्या उसके रूल्स होते हैं। कम से कम 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 1 2 3 4, 4 राज्यों में लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा या राज्यसभा में कुल वोटों का 6% मत प्राप्त करना होता है। देखें 4 राज्यों में, कितने राज्यों में? 4 राज्यों में लोकसभा में चुनाव हो या राज्यसभा का चुनाव हो, कुल वोटों का 6% मत प्राप्त करना होता है। और उसके साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती है। कितनी? कम से कम लोकसभा में 4 सीटें जीतनी होती हैं, तो वो राष्ट्रीय दल की श्रेणी में आता है। ठीक देखना है कि ये एक जो राष्ट्रीय दल होता है उसका एक विशेष चिन्ह प्राप्त होता है, एक विशेष राष्ट्रीय चिन्ह प्राप्त होता है। वह केवल उसी राजनीतिक पार्टी का होता है। उस जो दलीय जो चिन्ह होता है उस चिन्ह का प्रयोग दूसरा कोई अन्य दल नहीं कर सकता। सभी प्रकार के जो चुनाव के कार्य हैं उसी चिन्ह के अंतर्गत, उन्हीं चिन्ह के आधार पर किया जाता है। आप देखते होंगे हमारे देश में अगर हम बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो हाथ का पंजा उसका चुनाव चिन्ह है, उसके अलावा कोई दूसरा उस चिन्ह का प्रयोग नहीं कर सकता। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल, वह दूसरा कोई उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसका चुनाव चिन्ह साइकिल, उसका कोई प्रयोग दूसरा कोई अन्य राजनीतिक दल नहीं कर सकता। बीएसपी की बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, हाथी का चिन्ह है, हाथी का चिन्ह दूसरा कोई अन्य राजनीतिक दल प्रयोग नहीं कर सकता। तो ये एक विशेष अनूठा चिन्ह मिलता है राजनीतिक दल को, जो उस चिन्ह के आधार पर ही चुनाव लड़ने का काम वो करते हैं। और देखें हमारे भारत देश में अगर बात की जाए तो 7 राष्ट्रीय दल हुए हमारे देश में। भारत देश में कितने जो राष्ट्रीय दल मान्यता प्राप्त है? 7 है। 7 के नाम आप जानते होंगे, बहुत हद तक कुछ नाम आप शायद न जानते हो, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस,
कांग्रेस पहला दल हमारा 1885 में स्थापित होता है। उसके बाद दूसरा दल है भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। देखें यहाँ देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और एक और है इसी तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उसी का ही एक अलग हिस्सा होगा। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो गया, दूसरा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, वो उसमें जुड़ गया है। अगला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, और सातवां है जो वह तृणमूल कांग्रेस। इस तरह से आप देखें कि राष्ट्रीय दल 7 होते हैं, और उन 7 के बारे में मैंने जिक्र कर दिया कि कौन कौन से ऐसे दल होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय दल कहा जाता है। फिर एक बात दोहरा दे रहा हूं जल्दी जल्दी में, राष्ट्रीय दल उन्हें कहते हैं जो राज्य के लगभग देश के लगभग सभी राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा हो या राज्यसभा का चुनाव हो, कम से कम 4 राज्यों में जो भी वोटिंग हो रही है उसका 6% वोट पाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा कम से कम लोकसभा में उसकी 4 सीटें होनी चाहिए, और इसमें सभी जो राजनीतिक दल होते हैं उनके एक एक अलग अलग अनूठा चिन्ह मिलता है जिसका प्रयोग वो अपने चुनाव कार्य के लिए करते हैं। एक किसी राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह का प्रयोग कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं कर सकता। और भारत में 7 राष्ट्रीय दल होते हैं, राष्ट्रीय दल हैं जिनके नाम मैंने बता दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और 7वां तृणमूल कांग्रेस। तो अगला मैं देखता हूं, अभी मैंने देखा आपको राष्ट्रीय दल जिसको हम कहते हैं मान्यता प्राप्त दल। अब हम देखते हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल को प्रांतीय दल भी कहते हैं। क्षेत्रीय दल को, जैसे आप जानते हैं क्षेत्र मतलब हमारा जो एरिया है, हमारा जो हिस्सा है जिधर हम रहते हैं उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, या उसी तरह से प्रांतीय दल। जो अभी मैंने शुरू में भी बताया, क्षेत्रीय दल प्रांतीय दल उसे कहते हैं जो किसी एक राज्य में चुनाव लड़ रहे हो या एक से अधिक राज्यों में भी चुनाव लड़ सकते हैं। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे राज्यों में भी चुनाव लड़ते हैं तो उनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। मैंने लिखा भी यहाँ भी अलग अलग प्रांतों में चुनाव लड़ना। ये जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के अलग अलग हैं, कांग्रेस बिहार के अलग अलग हैं, पंजाब के अलग अलग हैं, तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग क्षेत्रीय दल होते हैं। इन क्षेत्रीय दलों का जो, अब एक बात देखा है कि क्षेत्रीय दल का मतलब ये नहीं कि जो इनकी मानसिकता होगी वो क्षेत्रीय लेवल की होगी, नहीं, कतई नहीं। इनकी जो मानसिकता है, जो मैनिफेस्टो है, उसका जो उद्देश्य है वो राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए, क्षेत्रीय स्तर का नहीं। ऐसा नहीं कि इनका जो सोच है वो संकुचित है। अब उत्तर प्रदेश के तो उत्तर प्रदेश के लिए ही सोचे और राष्ट्रवादी न सोचे, ऐसा नहीं। तो इनको ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी है तो केवल क्षेत्र की बात सोचे, राष्ट्र के हित की बात ना सोचें। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्षेत्रीय दल में कि उसे संकुचित मानसिकता की नहीं होना चाहिए। और अगला आप देख रहे हैं कि जो क्षेत्रीय दल होता है उसे विधानसभा चुनाव में, क्योंकि जो अलग अलग राज्यों का चुनाव होता है उसको विधानसभा चुनाव कहते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि विधायकों का चुनाव। तो जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कम से कम 6% वोट पाना अनिवार्य होता है और कम से कम 2 सीट जीतना होता है, तभी उसको क्षेत्रीय दल का मान्यता मिलता है। और देखें जो 6% वोट भी पा जाती है और 2 सीट भी जीत लेती है, इसके अलावा अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ने का काम करती है, उसको राज्य दल का संज्ञा दी जाती है। देखिए लिखा है कई राज्यों में भी चुनाव, कई ऐसी क्षेत्रीय दल है केवल अपने राज्य में नहीं, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो केवल उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ते बल्कि अन्य प्रदेशों में भी चुनाव लड़ने का काम करते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है तो उस तरह के जो दल हैं उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं, जो अपने अपने राज्यों में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। मैंने बताया कि पिछली बार मैंने अभी पिछले कहा कि मैं बताऊंगा कि कितने दल भारत में लगभग काम कर रहे हैं इस समय। तो अगर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल की बात करें तो 750 से अधिक राजनीतिक दल भारत में इस समय कार्यरत हैं और अपने काम को कर रहे हैं। तो बच्चों अगले टॉपिक में हम चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक युग में राजनीतिक दलों के समक्ष आने वाली चुनौतियां, यानी जो अभी हमारा आज का परिवेश है, इस समय जो हमारे राजनीतिक दल हैं उनके समक्ष क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, उनकी क्या क्या चुनौतियां हैं, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे नंबर 1, दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी। दलों में जो राजनीतिक दल है उनके अंतर्गत जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब सभी का, सभी जनता का, उसकी कमी पाई जाती है। यानी इसका तात्पर्य होगा कि जो दल है, दल के अंतर्गत जितने सदस्य होते हैं, जितने नेता होते हैं, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक के, उनमें एक समानता नहीं पाई जाती है। देखा जाता है कि जो राजनीतिक दल के शीर्ष नेता होते हैं सारे लगभग पावर उन्हीं के हाथों में होती है।
जो भी योजनाएं बनती हैं, जो भी मीटिंग लिए जाते हैं, भविष्य में क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, क्या निर्णय लेना है, ये उस दल के सभी नेताओं के पास अधिकार नहीं होते हैं। किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है, ये केवल पार्टी के शीर्ष नेता ही तय करते हैं। इस तरह से हमें यह लगता है कि देश में वो जो दल है, उस दल में जो सभी लोग हैं, सभी लोग एक समान नहीं, यानी उसमें लोकतंत्र की कमी पाई जाती है। दूसरा हम देखते हैं वंशवादी उत्तराधिकार। वंशवादी उत्तराधिकार को हम देखते हैं प्राय क्या होता है कि जो सीनियर लीडर होता है, जो नेता होता है, वह जब अपने पद को छोड़ता है या जब वह अपने उस पद को छोड़ने की उम्र में हो जाता है, तो वह अपने किसी खास को ही अपनी सीट दे देता है, अपना स्थान दे देता है। आप देखते होंगे प्राय भारत देश एक ऐसा देश है जहां वंशवादी जो उत्तराधिकार का सिस्टम बहुत अधिक है। तो ये वंशवादी उत्तराधिकार हमारे देश के राजनीतिक दलों की बहुत बड़ी समस्या है। योग्यता को न देखते हुए क्या कर दिया जाता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, कल आने वाले समय में मेरा बेटा लड़ेगा, मेरा कोई रिश्तेदार लड़ने लगेगा, मेरा कोई भाई भतीजा लड़ने लगेगा। तो इस तरह से भारत की जो राजनीतिक दल है उनके समक्ष बहुत बड़ी समस्या है कि वंशवादी उत्तराधिकार की प्रक्रिया हमारे देश में चलती आ रही है और अक्सर चलती रहती है, और बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते होंगे। नंबर तीसरा हम देख लें, पैसा और बाहुबली की शक्ति। देखिए, जो भी राजनीतिक दल है वह एन प्रक्रिया क्या कर चाहती है, चुनाव लड़ना और चुनाव में जीत हासिल करना, सरकार निर्माण करना या सरकार संचालन में अपनी पावर को बनाए रखना। तो इस पावर को बनाए रखने में ये जो चुनाव होता है, चुनाव में जीतने के लिए, अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए वह कोई ना कोई तरीका अपनाते हैं, चाहे जिस तरीके को है उसको कहते हैं साम दाम दंड भेद, सारे रणनीति अपना लेते हैं। तो इसमें पैसा जरूरत पड़ती है तो पैसे बहुत खर्च करते हैं और बाहुबल का भी प्रयोग करते हैं। तो हमारे भारत देश की बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी राजनीतिक जो दलों में जो समस्या आती है वो ये भी है कि हमारे देश में पैसा और बाहुबली के आधार पर भी राजनीतिक दल अपनी सत्ता हथियाने का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में मौजूद हैं, जिनको आप चाहेंगे तो उसको पढ़ करके देख सकते हैं। तो पैसा और कई बार आप देखना बच्चों, कई बार आप देखते हैं, आप अगर नहीं अभी इस चीजों को वाकिफ होंगे तो आप अपने बड़ों से, सीनियर से पूछेंगे कि जब सीट वितरण का कार्य होता है तो वहां भी ये देखा जाता है कि कौन व्यक्ति कितना पैसे वाला है और कौन व्यक्ति कितना बाहुबली है, उसका भी कहीं ना कहीं सीट प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग योग्यताओं के आधार पर नहीं बल्कि पैसा और बाहुबली के आधार पर सीट प्राप्त कर लेते हैं, जो हमारे भारत देश के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है और भारतीय राजनीति में ये बहुत बड़ी समस्या और चुनौती वर्ष कर हमारे बीच में उपस्थित है। अगला है देखिए चौथा, मतदाताओं के लिए सार्थक विकल्प नहीं। देखा जाता है तो अर्थव्यवस्था पर जो दृष्टिकोण होना चाहिए, वैसे 2 पार्टियां 3 पार्टियां, अलग अलग पार्टियों के जो अलग अलग दृष्टिकोण होना चाहिए वो अलग अलग नहीं होते, लगता है जैसे कॉमन होता है। सामान्य तौर पे गांव में कहता है सभी पार्टी लूटने के लिए ही बनी है, सब लोग क्या करते हैं, लूट करेंगे, गरीबों का ही बुरा होगा, अमीरों के लिए ही तो पार्टी है। तो इस तरह से लोगों के पास बहुत अच्छा विकल्प मौजूद नहीं होता है कि चलो इसको ना दो, ये हमारे हित में नहीं है, ये हमारे हित में। कई बार तो लोग ये सोच करके ही वोट दे देते हैं कि जाने दो, किसी न किसी को वोट देना है तो इसी को क्यों नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों, तो हमारे देश में राजनीतिक दल के पास ये भी बहुत बड़ी एक चुनौती है कि हमारे राजनीतिक दल में स्पष्ट जो सार्थक विकल्प है वो उपस्थित नहीं होते हैं कि हम दहाड़ी मार करके एकदम निश्चिंत होकर के कह दें कि ये बहुत अच्छा दल है, इसको ही वोट करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों, मैंने आपको बताया आधुनिक युग में राजनीतिक दलों, यानी इस समय जो राजनीतिक दल उसके पास क्या क्या समस्याएं हैं या उनकी समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं, तो इन सब चीजों को हमने 4 पढ़ा। और इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो राजनीतिक दल नामक चैप्टर है, मैंने इस वीडियो में राजनीतिक दल के होल चैप्टर को आपको पढ़ाया है। इसमें क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है आप पूछेंगे तो इस सब जो इतना मैंने पढ़ाया उसी में से उत्तर आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बड़े ही कारगर होगा। आप निश्चित तौर पे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने प्रश्नों को हल करें। अगली वीडियो में जब मैं आऊंगा तो उसमें भी एक नए चैप्टर के साथ और होल चैप्टर को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप बच्चों के लिए।